तो आज हमें नया लेसन पढ़ना था, क्षेत्रीय संस्कृतियों का उत्कर्ष। दैट मीन्स राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स, रीजनल कल्चर्स। अच्छा, यहाँ तो हमने देख चुके हैं। नहीं, सॉरी, नॉट चैप्टर 8, हमें नेक्स्ट चैप्टर देखना है, ये तो हम कर चुके हैं। चैप्टर 9 हमें करना है, दैट इज हाँ, 18वीं शताब्दी में नई राजनैतिक संरचनाएं। तो हमने यहाँ देखा कि किस तरह जो है मिडीवल यानी मध्यकालीन भारत में जो है सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। दिल्ली सल्तनत के बाद फिर मुग़लों का शासन आया और फिर धीरे धीरे मुग़ल साम्राज्य भी जो है कमज़ोर होकर टूट गया और नए क्षेत्रीय राज्य जो है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिए। और फिर हमने कला और संस्कृति यानी आर्ट एंड कल्चर का भी जो है विकास कैसे कैसे हुआ मिडीवल इंडिया में, ये सब हमने देखा। तो जब मुग़ल साम्राज्य टूट के बिखर गया तो उसके बाद 18th सेंचुरी में नए जो बदलाव आए, यानी कि नए क्षेत्रीय राज्यों का उदय होना, राइज ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड द कमिंग ऑफ यूरोपियंस एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया। ब्रिटिश जो है उन्होंने अपना आधिपत्य जो है भारत पर जमाया। तो वो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं मॉडर्न इंडिया में। यहाँ जो नई चीज़ें होंगी उनके बारे हम यहाँ सिर्फ देखेंगे। तो जैसा कि हमने मॉडर्न इंडिया पढ़ चुके हैं और यहाँ भी कहा जा रहा है कि यदि आप मानचित्र 1 को ध्यानपूर्वक देखेंगे, जो ऊपर हमें एक मैप दिया गया है, उस मैप को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अनेक स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। इस कारण मुग़लों के साम्राज्य की सीमा काफ़ी छोटी हो गई। तो जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ ग्रीन एरियाज़ मार्क किया हुआ है, जो कि नए जो स्टेट्स इंडिपेंडेंट अपने आप को डिक्लेयर किए उनके बारे में दे रखा है। जैसे यहाँ बड़ौदा है, पूना है और सिख राज्य है, उधर अवध है, उधर बंगाल है, हैदराबाद है, मराठा। तो ये सब जो है तो अपने आप को जो है मुग़लों से स्वतंत्र घोषित कर अपने आप को स्वयं शासक घोषित कर दिए थे। तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है मॉडर्न आधुनिक भारत में। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। तो टॉपिक है हमारा उपमहाद्वीप में स्वतंत्र नए राज्यों का उदय, राइज ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स इन द सब कॉन्टिनेंट। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं कि जैसे कौन से राज्य थे, हमें यहाँ बॉक्स में दे दिया। मुग़ल प्रांतों से स्वतंत्र होने वाले राज्य बंगाल, अवध और हैदराबाद। जो बड़े जो राज्य अलग हुए, अपने आप को स्वतंत्र घोषित किए, उसमें इम्पॉर्टेंट थे बंगाल, अवध और हैदराबाद। तो बड़े मनसबदार और जागीरदार जो पहले मुग़लों के अधीन होकर काफ़ी हद तक स्वायत्त थे, यानी ऑटोनॉमस थे, यानी अपने आप में फैसले कर सकते थे, का राज्य यानी राजपूताना क्षेत्र का राज्य। तो जो राजपूताना, आपको पता है कि जो राजपूत राजा थे उस समय, उनको भी मनसबदार बनाया गया था और उनको अपना राज चलाने का इंडिपेंडेंस दिया गया था, बशर्ते कि वो जो है मुग़ल बादशाह को अपना बादशाह माने और उनको समय समय पर जो है टैक्स वगैरह पे करते रहे।
तो ये जो स्वायत्तता यहाँ बोला गया, ऑटोनॉमी यानी सेल्फ डिसीजन, सेल्फ रूल उनको करने दिया गया था। आपको पता है कि उनसे शादी ब्याह का संबंध करके या जब सिर्फ वो अपना आप को जो है बादशाह के अंदर मान लेते थे तो उनको आज़ाद रहने दिया जाता था। और उसके बाद थर्ड जो है कि मुगलों से लंबे सैन्य संघर्ष के बाद ऐसे राज्य जो मुगलों से लंबे समय तक संघर्ष करते रहे थे, स्ट्रगल करते रहे थे, वॉर लड़ते हुए फिर धीरे धीरे अपने आप को आज़ाद किए थे, ये राज्य थे मराठा। जैसा आपने जानते हैं शिवाजी, और वो हमेशा संघर्ष करते रहे, औरंगज़ेब और बाकी। उसके बाद जो है सिख राज्य जो था, इसका भी जो है मुगलों से, फिर जाट और बुंदेल। तो ये 4 राज्य जो थे जो कि संघर्ष करके अपने आप को और आज़ाद घोषित किए थे। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे तो 18वीं शताब्दी में जिन नए राज्यों का उदय हुआ उनमें सबसे प्रमुख राज्य था बंगाल, अवध और हैदराबाद, जो कि निज़ाम का वहाँ शासन था। इन राज्यों के संस्थापक व्यक्तियों का मुगल दरबार में काफ़ी प्रभावशाली और ऊंचा स्थान था। ये तीनों राज्य के जो शासक थे, ठीक है, वो पहले मुगल दरबार में काफ़ी ऊंचे अधिकारी, एक तरह से बड़े मनसबदार या जो मतलब हाई पोस्ट पर थे उसमें, इसी का लाभ उठाकर उन्होंने स्वायत्त राज्यों की स्थापना की। तो वो जब देखे कि जो है बादशाह कमज़ोर पड़ गया है, मुगल बादशाह का पकड़ रहा नहीं, तो इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मुगलों की केंद्रीय सत्ता की कमजोरी का लाभ उठाकर 2 व्यक्तियों मुर्शीद कुली खां और अली वर्दी खां ने बंगाल को धीरे धीरे एक स्वतंत्र राज्य में परिवर्तित कर दिया। ये सब आप पढ़ चुके हैं मॉडर्न इंडिया में, बस थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ। मुर्शीद कुली खां को 1700 में जब बंगाल का प्रांतपति यानी गवर्नर बनाया गया, तभी उसने प्रांत की संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में केंद्रित करना आरंभ कर दिया। जब वो गवर्नर बनाया था उसे, तो प्रोविंस का, तो उसने जो है धीरे धीरे वहाँ अपने हाथ में पावर लेना आरंभ कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। बंगाल में अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए सबसे पहले उसने आय के स्रोत भू राजस्व प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित किया। तो उस समय जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था दैट वाज द लैंड रेवेन्यू, तो उसने लैंड रेवेन्यू का कंट्रोल अपने हाथ में लेना सबसे पहले शुरू किया। प्रशासन के खर्च को कम किया और उसने जो सरकार का खर्च था, एडमिनिस्ट्रेशन का जो खर्च होता था, उसको कम से कम किया। जागीर भूमि को राज्य की भूमि बना दिया और जो ज़मींदारों को जो ज़मीन दी गई थी उसको अब जो है गवर्नमेंट ने यानी उसने टेक ओवर कर लिया। भू राजस्व वसूल करने में इजारेदारी या ठेकेदारी व्यवस्था को लागू किया और जो टैक्स लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, तो वो जो है ठेकेदारी या जो है ज़मींदारी सिस्टम को लागू किया। जो है गरीब खेतिहरों का कष्ट दूर करने तथा उन्हें समय पर भू राजस्व देने में समर्थ बनाने के लिए तक्कावी ऋण भी दिए, तक्कावी लोन्स कहते थे। तो ये जो है मतलब कि उसने और सिस्टम क्या चालू किया कि जो किसान थे, जैसे आपने पढ़ा हुआ है सब, परमानेंट सेटलमेंट या और चीज़ें जो हुई थी बाद में या उससे पहले जो सिस्टम था लैंड रेवेन्यू देने का, तो वहाँ क्या है कि जो किसान मान लीजिए उनको फसल पैदावार नहीं हुआ और वो लैंड रेवेन्यू नहीं देने में सक्षम है, तो वो उनको क्या करता है, अपनी तरफ से पैसा लोन देता था उसको भरने के लिए कि ठीक है हम आपको लोन दे रहे हैं, उस लोन से आप ये चुका दीजिए। वो आप पर अब लोन हो गया एक तरह से। तो इस तरह उसने जो है जिसको कि टकावी लोन या हिंदी में तकावी, टका होता था तो टका से बन गया टकावी लोन, ठीक है ना। बंगाल का उस समय जो ये होता था करेंसी टका, तो टका से जो लोन होता था तो उसको टकावी लोन इंग्लिश में या हिंदी में तकावी ऋण कहा गया। तो राजस्व वसूली की ठेकेदारी व्यवस्था ने, तो ये जो ठेकेदारी यानी कि किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता था कि वहाँ से आप जो है वो वसूलेंगे, तो इस तरह का ये दिया जाता था रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। तो ये ठेकेदारी सिस्टम जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए किया गया, तो इसने क्या किया कि किसानों के ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ा दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो बर्डन था फार्मर्स के ऊपर वो बढ़ गया, क्योंकि एक तो जो रेवेन्यू देना है सो देना ही, साथ ही साथ जो रेवेन्यू कलेक्ट करने वाले होते थे वो भी अपना कमीशन उनसे वसूल लेते थे।
तो इस तरह उनका जो है फर्दर बढ़ जाता था, जो है जो पैसा उन्हें देना होता था रेवेन्यू के तौर पर। इस राज्य में प्रशासन का स्वरूप मुगलों के समान ही रहा, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम जैसे मुगलों में था वैसा ही उन्होंने रहने दिया, तथा धार्मिक मामलों में भी उन्होंने उन्हीं की नीतियों को अपनाया। तो रिलीजियस पॉलिसी भी जैसे पहले से चला आ रहा था उसको उन्होंने वैसे ही कंटिन्यू रखा, उसमें कोई छेड़खानी नहीं किया। ये तो है बंगाल का। उसके बाद आता है हैदराबाद, ठीक है। तो हैदराबाद में भी इसमें खास कुछ नहीं है, इसको हमें करने का कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आप पढ़ चुके हैं मॉडर्न इंडिया में जो है निज़ामुल मुल्क चिनकिलिच खां जो था, तो उसने चिनकिलिच जो था तो उसको निज़ाम उल मुल्क भी कहा जाता था। वो सेनापति था मुग़ल का, और उसने जो है नया एक वंश का डायनेस्टी का नाम रखा जो आसफ जाही डायनेस्टी कहा जाता है, या जिनको निज़ाम कहा जाता था, ठीक है। तो निज़ाम भी उन्हीं को कहा गया, या उसका जो वंश था उसको आसफ जाही जो है वंश कहा गया। और चिनकिलिच खां था जो इसका फाउंडर था, निज़ाम जो पहला निज़ाम था उसको निज़ाम उल मुल्क भी कहते थे। तो निज़ाम उल मुल्क यानी मुल्क का जो है वो एक तरह से सेनापति, ठीक है। तो वो जो है निज़ाम वहाँ से जो है वो टाइटल चला आया, और इसलिए हमने कहते हैं कि हैदराबाद का निज़ाम। खैर, तो ये था हैदराबाद। उसके बाद राजपूत राज्य है, इसके बारे में भी चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें सेकंड पैराग्राफ देख लेते हैं कि 18वीं सदी का सबसे श्रेष्ठ राजपूत शासक आमेर, जयपुर क्षेत्र में आता था, आमेर का सवाई जयसिंह था। तो सवाई जयसिंह जो है वो आमेर का जो है बहुत ही बढ़िया राजा था, श्रेष्ठ शासक था। वह एक विख्यात खगोल शास्त्री था, और वह एक बहुत फेमस खगोल शास्त्री यानी कि एस्ट्रोलॉजर, जो एस्ट्रोलॉजी यानी कि आकाश में वो जो है तारे वगैरह देख के और उस हिसाब से जो है लोग जो भविष्य वगैरह की कल्पना गणना करते हैं, तो खगोल शास्त्री कहते हैं, जो स्टडी करते हैं आकाश और उसमें होने वाली जो है तारों की। इस क्षेत्र में उसकी गणना बहुत हद तक सही थी। तो उसका कहने का मतलब एस्ट्रोलॉजी जो है और एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान बहुत ही अच्छा था। उसने जाटों से प्राप्त क्षेत्र पर जयपुर शहर की स्थापना की। तो उसने जो क्षेत्र जो उसने जाटों से जीता था उस पर एक शहर बनवाया जिसको कि जयसिंह के नाम पर जयपुर नाम दिया गया, जो आज राजधानी है राजस्थान की। उसने आगरा, दिल्ली, जयपुर, मथुरा और उज्जैन में पर्यवेक्षण शालाएं बनवाई। तो राजा सवाई जयसिंह ने कुछ ऑब्जर्वेटरीज, पर्यवेक्षण शाला मतलब जहाँ से पर्यवेक्षण का मतलब होता है देखना, नज़र रखना, ऑब्जर्वेशन। तो जहाँ से ऑब्जर्वेशन करने किया जाता था उसको कहते हैं ऑब्जर्वेटरी। तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी उसने बनवाई आगरा में, दिल्ली में, जयपुर में, मथुरा में और उज्जैन में। तो इन जो बनवाए इसमें से यही जो दिल्ली में है जिसको कि आप जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। तो दिल्ली में जो जंतर मंतर है, ऐसे ही आगरा में भी है जंतर मंतर, जयपुर में भी है, मथुरा और उज्जैन में भी है। तो ये जो थे ये बेसिकली वहाँ से जो है आकाश पर नज़र रखने के लिए और दिन और रात को देखते हुए कुछ वहाँ से कैलकुलेशंस किए जाते थे। तो ऐसे जो है ऑब्जर्वेटरी उस समय जो था नॉलेज जितना उस हिसाब से बनवाए गए थे इन जगहों पर, दिल्ली, आगरा, जयपुर, मथुरा और उज्जैन में। तो वही जो है जिसमें कि आप आज जंतर मंतर के नाम से दिल्ली का काफ़ी मशहूर हो गया, तो हम दिल्ली, लेकिन ऐसे 5-6 जगह उसने बनवाए थे। तो जैसे कि आप जो फेमस एक फ़ोटोग्राफ देखते हैं दिल्ली के जंतर मंतर का, कि एक सीढ़ी नुमा बना हुआ है कुछ पत्थर का, ईंटों का, वो एक्चुअली सन डायल है, सन डायल। तो वो एक तरह से सूर्य से जुड़ी हुई घड़ी की तरह काम करती थी। तो वो सन डायल का शैडो पड़ने से हम उस समय दिन का समय
कैलकुलेट कर सकते थे कि काफ़ी हद तक कि मतलब कितना समय अभी हो रहा है। तो वो सन डायल इस तरह से बनाया गया था कि उस पर सूर्य के रोशनी पड़ने से उसकी छाया जिस तरह से पड़ती थी, तो वो काफ़ी हद तक मतलब कुछ मिनटों का 5-10 मिनटों का हेर फेर बस हो सकता था, प्लस माइनस उतना एक्यूरेसी के साथ वो समय बता देता था कि अभी 6:06 हुआ है या 6:15 हुआ है या 7 बजे हैं, 7:15 हुआ है, 7:30, इस तरह से उससे टाइम जो है पता किया जा सकता था, क्योंकि जिस तरह से सन का मूवमेंट होता है उसी तरह से उसकी छाया जो है उस पर वो छोटी बड़ी होती जाती थी और उस पर उस तरह से मार्किंग किया हुआ था। तो वो सन डायल एक छोटा सा हिस्सा था, उसमें और भी कई सारी चीज़ें बनी हुई थी जंतर मंतर में, जिससे कि जो है वो आकाश में सूर्य या तारे या चांद वगैरह को देख के गणनाएं की जाती थी, कैलकुलेशंस किए जाते थे। तो सन डायल तो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट था, मतलब उस समय एक तरह से वो घड़ी थी, एक तरह से समय देखने की घड़ी जो है। तो इस एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी इनको रुचि थी सवाई जयसिंह को, और इसीलिए उन्होंने कई जगह ऑब्जर्वेटरीज बनवाई थी। यूनानी रेखा गणितज्ञ, यानी यूनानी जो रेखा गणित कहते हैं क्या, ज्योमेट्री, तो यूक्लिड की पुस्तक रेखा गणित के तत्व, तो एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री, जो बुक थी यूक्लिड की एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री, तो उसका संस्कृत में अनुवाद भी किया। तो इस बुक का जो यूरोपियन मैथमेटिशियन था यूक्लिड, तो यूक्लिडियन ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री उन्होंने एक दिया है जिसको यूक्लिडियन ज्योमेट्री हम कहते हैं, तो वो ज्योमेट्री का उन्होंने बुक लिखा था एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री, उसका उन्होंने संस्कृत में ट्रांसलेशन भी करवाया था। तो उसके बाद फिर अब हम आते हैं, तो ये तो राज्य थे जिन्होंने कि अपने आप को आज़ाद कर लिया था मुगलों के कमज़ोर होने पर। और उसके बाद अब है मुगलों से संघर्ष के बाद उदित होने वाले राज्य, ऐसे राज्य जो मुगलों से लगातार संघर्ष करते रहे थे और फिर जब मुगल कमज़ोर पड़ गए तो इन्होंने अपने आप को आज़ाद घोषित कर दिया। तो इसमें सबसे पहले आता है मराठा राज्य। तो सबसे प्रमुख था इसमें मराठा, फिर सिख और जाटों के राज्य थे। मराठा राज्य को देखते हैं। भारत में 17वीं सदी में यानी 17वीं सेंचुरी में एक शक्तिशाली मराठा आंदोलन या विद्रोह शुरू हुआ, जो 18वीं सदी की पहली चौथाई तक भारत की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक इकाई बनकर उभरी। तो मुगलों के खिलाफ जो सबसे बड़ा शक्ति उभरा था वो थे मराठा, और उन्होंने अपने आप को उस समय भारत की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक यानी सबसे स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल यूनिट की तरह उभरा हो जाए। मराठों का उदय इस सदी की महत्वपूर्ण राजनीतिक सामाजिक घटना थी, जिसका नेतृत्व भारतीय इतिहास के एक रोमांचक व्यक्तित्व शिवाजी ने किया। तो मराठे जो है, तो मराठों का क्या है कि अलग अलग जो है उनका कई जगह उनके कुछ शासन था। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक जो है पुणे से था, सतारा से था, नागपुर से था, ठीक है। तो अलग अलग जगहों से उनका चलता था। तो उन सब को एक यूनाइट किया था शिवाजी ने, और एक यूनिफाइड मराठा पावर की तरह उन्होंने मुगलों को चैलेंज किया था। तो मुगल सम्राट औरंगजेब के साथ शिवाजी का संघर्ष मराठवाड़ा क्षेत्र के लोगों की राजनीतिक आकांक्षा का प्रतीक थी। तो औरंगजेब के साथ उसने फाइट किया शिवाजी ने लगातार। यह मुगलों के विरुद्ध लोकप्रियता पर आधारित था। तो जो मुगल है वो उनसे लोग धीरे धीरे, जैसे जो नीतियां थी बाद में औरंगजेब की, उससे लोग दिन ब दिन मुगल साम्राज्य से नफरत करने लगे थे। जो पहले अकबर ने अपने समय में लोगों का मन जीता था और सभी लोग बादशाह की इज्जत करते थे, आगे चल के औरंगजेब ने अपनी नीतियों के कारण काफ़ी बड़े जो है संख्या में लोगों को अपना दुश्मन बना लिया था, अपना आलोचक, क्रिटिस बना लिया था, क्रिटिक। तो इस वजह से लोग धीरे धीरे खिलाफ हो रहे थे, और इसी खिलाफत का फ़ायदा उठाया शिवाजी ने, और उन्होंने जो है मुगल साम्राज्य पर अटैक करना शुरू किया।
तो दक्कन में मराठे एक प्रभावशाली भूस्वामी या वेतनदार सामाजिक वर्ग था। तो ये जो मराठे थे क्या है, पहले ये लैंडलॉर्ड्स थे बड़े बड़े, ठीक है। ये अहमदनगर और बीजापुर के राज्यों में सैनिक सेवा तथा प्रशासन में शामिल थे। आरंभ में मराठों के प्रभाव को देखकर मुगलों ने भी उनसे समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले ने मुगलों की सत्ता को दक्कन में चुनौती देकर अहमदनगर राज्य में अपना प्रभाव काफ़ी बढ़ा लिया। तो सबसे पहले इसमें शुरुआत किया शिवाजी के पिता जो है शाहजी भोंसले ने, ठीक है। तो शाहजी भोंसले ने जो है मुगलों को चैलेंज किया और अपना इन्फ्लुएंस अहमदनगर स्टेट में काफ़ी बढ़ा लिया। अहमदनगर भी एक राज्य होता था उस समय अलग। आगे शाहजी बीजापुर राज्य की सेवा में चला गया, जहां उसने अपने लिए एक जागीर का निर्माण किया। तो आगे चल के ये जो बीजापुर के राज्य था उसके सर्विस में ज्वाइन कर लिया और वहाँ एक इनको जागीर मिला। पूना और उसके आसपास के क्षेत्र पर भी उसने अपना प्रभाव स्थापित किया। तो वस्तुतः मराठे दक्कन में अहमदनगर और बीजापुर राज्य के अधीन रहकर अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने के प्रति सचेत थे। तो ये क्या है, जो मराठा थे ये उस समय उनको जागीरें मिली हुई थी और ये अहमदनगर और बीजापुर स्टेट में वहाँ के रूलर के अंडर रह के अपने आप को इंडिपेंडेंट, अपनी आइडेंटिटी बनाने के में लगे हुए थे। शिवाजी ने उन्हें संगठित कर स्वतंत्र राज्य की आकांक्षा उनमें पैदा की। तो उनको शिवाजी ने यूनाइट किया, ऑर्गेनाइज किया और एक ऐसा दिखाया कि हम एक अपना राज्य, अपना एक जो है स्थापना कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इस काम में उन्हें मराठों के बड़े जमींदारों देशमुखों के विरोध का सबसे पहले सामना करना पड़ा, क्योंकि वे स्वतंत्र मराठा राज्य की जगह बीजापुर या अहमदनगर राज्य के जमींदार ही रहना चाह रहे थे। तो जब शिवाजी ने अपना मराठों का एक राज्य बनाने की कोशिश की तो उसमें उनको जो मराठे थे, जब बड़े जमींदार थे या देशमुख होते थे, देशमुख भी एक तरह के जागीरदार होते थे, तो इन सब ने विरोध किया, क्योंकि वो चाहते थे कि वो जैसे शांति से अपना पहले से जमींदार की तरह रह रहे थे दूसरे राजा के अंदर में, वैसे ही रहना चाह रहे थे। वो इस व्यवस्था को बदलाव नहीं चाह रहे थे, लेकिन शिवाजी जो है वो चाहते थे कि भाई मराठों का अपना राज्य हो। तो शिवाजी बिना उनके समर्थन के जो है मराठा राज्य की स्थापना नहीं कर सकते थे। तो अब शिवाजी का बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा। शिवाजी का आरंभिक जीवन। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शाहजी भोंसले के घर हुआ। शिवाजी का आरंभिक जीवन माता जीजाबाई और अभिभावक दादाजी कोंडदेव के संरक्षण में गुजरा। तो ये देखिए पूछा जाता है कई बार उनकी माता का क्या नाम था, तो उनकी माता थी जीजाबाई और उनके गुरु जो थे दादाजी कोंडदेव, ठीक है, कोंडदेव। तो उनके जो है वो गार्जियन और उनके टीचर भी थे। वह अपनी छोटी जागीर को सैनिक शक्ति द्वारा बढ़ाना चाहता था। तो वो जो है शिवाजी जो है जो छोटा उनको एक मिला हुआ था जागीर, उसको चाहता था कि इसको कितना बड़ा कर सके मिलिट्री पावर के द्वारा लड़ के। तो इसके तहत 18 वर्ष की उम्र में ही पुणे के निकट रायगढ़, कोंकण तथा तोरण के किलों पर कब्जा करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा का परिचय दिया। तो उन्होंने क्या किया कि 18 वर्ष होते होते पुणे के नज़दीक रायगढ़ का किला था, कोंकण और तोरण के किलों पर जो है कब्जा कर लिया। उस समय दक्कन में मुगल बीजापुर राज्य पर अपना नियंत्रण बढ़ा रहे थे। तो उसी समय जो बीजापुर राज्य था महाराष्ट्र के बगल में, कर्नाटक महाराष्ट्र, वहाँ जो है मुगल अपना पावर बढ़ाने में लगे हुए थे। शिवाजी ने इन दोनों राज्यों के बीच हो रही इस लड़ाई का फायदा उठाया। तो शिवाजी ने देखा कि बीजापुर और मुगलों में लड़ाई चल रहा है, तो इसका फायदा उठाया जाए। उसने अपनी छापामार लड़ाई शैली द्वारा बीजापुर के क्षेत्रों पर लगातार आक्रमण कर अपने प्रभाव को बढ़ाया। तो शिवाजी ने क्या है, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी सेना नहीं थी, तो ये छापामार लड़ाई करते थे, छुप के लड़ाई करते थे, जिसको गुरिल्ला वारफेयर या गुरिल्ला टैक्टिक्स कहा जाता है।
कि छुप जाना और अचानक से हमला कर देना और हमला करके फिर जो है वापस छुप जाना। तो इसको कहते हैं छापा मार लड़ाई, यानी कि छापा मारने की तरह लड़ाई होती है कि छापा मारा और फिर जो है छुप गए, फिर अपना मौका देख के छापा मारा। तो इस तरह आपको पूछा गया है कई बार कि किसने अपनाया गुरिल्ला टैक्टिक्स, तो शिवाजी ने। तो इन्होंने जो है अपना वो करके अपना पावर बढ़ाया धीरे धीरे। औरंगजेब जब बादशाह बना तो उसने दक्कन में शिवाजी की शक्ति जो काफ़ी बढ़ चुकी थी को तोड़ने की कोशिश की। तो इधर शिवाजी ने अपनी शक्ति काफ़ी बढ़ा ली थी। औरंगजेब जब बादशाह बना तो उसने सोचा कि शिवाजी की शक्ति को तोड़ा जाए। उसने शाइस्ता खां को शिवाजी के विरुद्ध सैनिक अभियान का आदेश दिया, लेकिन इसमें उसे सफलता नहीं मिली। तो शाइस्ता खां था एक उसका सेनापति, मुगल सेनापति, उसको भेजा कि शिवाजी को जो है उसकी शक्ति को तोड़ के आओ, उस पर अटैक करो, लेकिन इसमें शाइस्ता खां सफल नहीं हो पाया। शिवाजी द्वारा शाइस्ता खां के खेमे पर किए गए अचानक हमले में वह बाल बाल बचा। तो शिवाजी ने उस पर भी छापामार अटैक किया और वो मुश्किल से बचा शाइस्ता खां जो है। इसके बाद औरंगजेब ने आमेर के शासक जयसिंह के नेतृत्व में एक बड़ा सैनिक अभियान शिवाजी के विरुद्ध किया। इसमें वह सफल रहा। तो जयसिंह जो कि एक बहादुर राजा भी थे, तो जयसिंह के लीडरशिप में एक बड़ा सैनिक जो है अभियान भेजा गया शिवाजी के विरुद्ध, और उन्होंने शिवाजी के साथ लड़के उसको हराया। तो शिवाजी ने अपने द्वारा जीते गए अधिकांश किले मुगलों को सौंप दिए तथा मुगल मनसबदार बनने के लिए भी तैयार हो गया। तो शिवाजी जो उस समय हारा सवाई जयसिंह से, तो उसने अपने जो भी किले जीते थे मुगलों को दे दिए और मुगल मनसबदार बनने के लिए तैयार हो गया। परंतु मुगल दरबार में औरंगजेब के द्वारा उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किए जाने के कारण मुगलों के साथ इसका संबंध बिल्कुल खराब हो गया। तो जब वो तैयार भी हो गया कि ठीक है हम अपने किले जो जीते हैं दे दिए मुगलों को और मनसबदार बन गए, लेकिन जब वो दरबार में गया औरंगजेब के, तो उसके साथ इज्जत से व्यवहार नहीं किया औरंगजेब ने, जिसके कारण वो पूरी तरह खिलाफ हो गए मुगलों से। 1670 ईस्वी से औरंगजेब इनको पहाड़ी चूहा कहता था। औरंगजेब जो है शिवाजी को कहता था पहाड़ी चूहा, ये पहाड़ में छुप छुप के काम करता है चूहे की तरह। तो इसके कारण जो है शिवाजी वहाँ से उसके खिलाफ हो गए। 1670 ईस्वी से शिवाजी ने मुगल और बीजापुर के विरुद्ध निर्णायक संघर्ष शुरू किया और उसने अपने द्वारा पहले जीते गए सभी किले वापस ले लिए। तो उसने अटैक किया फिर मुगलों पर और जो है बीजापुर राज्य पर, और जो उसने किले दिए थे वो वापस अपना ले लिए तथा बीजापुर के कई क्षेत्रों पर भी कब्जा जमा और बीजापुर के भी कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। दक्कन में मुगलों के व्यापारिक नगर और बंदरगाह सूरत पर हमला कर बड़ी मात्रा में धन भी प्राप्त किया। उधर जो है अच्छा 1 मिनट, तो उन्हें जो है जो सूरत था जो कि मुगलों का व्यापारिक नगर था, एक कमर्शियल टाउन था और बंदरगाह था, उस पर हमला करके वहाँ लूट मार कर काफ़ी धन जो है बटोरा वहाँ से। क्योंकि मुगल इस समय उत्तर पश्चिम भारत में अफगान विद्रोहियों से उलझे हुए थे, इसलिए दक्कन में हो रहे इन घटनाओं पर ध्यान नहीं दे पाए। तो शिवाजी ने भी इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाया था। शिवाजी ने देखा कि वो अभी अफगानियों से उलझे हुए हैं, तो इधर उनने सूरत पर अटैक करके वहाँ और कई जगह अटैक किया। तो शिवाजी ने इन सैनिक प्रयासों से प्राप्त क्षेत्र का अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया। तो जिस जिस जगह को जीतते गए उसका अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करते गए।
उसने रायगढ़ के किले में एक स्वतंत्र राजा के रूप में विधिवत राज्याभिषेक करवाया। फिर रायगढ़ के किले में उन्होंने अपना एक राजा की तरह अभिषेक करवाया। इस तरह वह एक जागीरदार से स्वतंत्र शासक के रूप में दक्कन में अपने को स्थापित किया। तो वो इस तरह एक जागीरदार से हटके एक राजा की तरह अपने आप को इस्टेब्लिश किए। शिवाजी के राज्याभिषेक का महत्व और उसे प्राप्त जन समर्थन। तो शिवाजी ने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित करके एक साथ कई राजनीतिक और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया। अब उसका परिवार संपूर्ण मराठा क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित हो गया। तो उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया, एक तरह से घोषणा था कि अब हम जो है राजा की तरह राज करेंगे, जागीरदार की तरह नहीं। तो उनका परिवार का एक प्रतिष्ठा बढ़ गया। इस आधार पर उसने परंपरागत खानदानी मराठा परिवारों में शादी की। तो अब उनने क्या किया कि जो बड़े खानदानी मराठा परिवार थे उसमें शादी किया। इससे उसके राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई, तो उसके बड़े बड़े परिवार उसके समर्थन में आ गए। अब वह एक विद्रोही से राजा की हैसियत में आकर दक्कन के सुल्तानों के समक्ष अपने को खड़ा किया। तो शिवाजी ने जो पहले एक जस्ट विद्रोही की तरह लोग उसको देखते थे, वो अब एक राजा की तरह दक्कन के सुल्तानों के सामने खड़े हो गए। तो शिवाजी को कोली, कुनबी एवं अन्य निम्न सामाजिक समुदायों का समर्थन बड़े पैमाने पर प्राप्त हुआ था। तो उस समय जो कम्युनिटीज थी, यानी कोली समुदाय, कुनबी और दूसरे जो निचले समुदाय थे, वो उन्होंने उनको समर्थन दिया शिवाजी को। उस समुदाय ने समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने एवं भूमि पर अपने अधिकार को स्थायी बनाने के उद्देश्य से शिवाजी का समर्थन किया। तो ये जो समुदाय था, इसको जो है लोग उतना इज्जत नहीं देते थे। तो इन्होंने भी शिवाजी को इसलिए समर्थन दिया कि उनको उनकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और जो है उनका ज़मीन पर अधिकार जो है पक्का करेंगे शिवाजी जो है। उस क्षेत्र के अन्य लोग का समर्थन भी मिला, उसे इसलिए मिला क्योंकि मुगलों को वे लोग बाहरी समझते थे। तो मुगलों को वो चाहते थे कि उनको हटा दिया जाए, तो इसलिए उन्होंने शिवाजी को सपोर्ट किया सब लोगों ने। उन्हें राजा मानने के लिए तैयार नहीं थे तथा किसी प्रकार के कर को देने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो मुगलों द्वारा बीजापुर और अहमदनगर राज्यों के साथ अपनाई गई अपमानजनक नीति से भी वे मुगलों का विरोध कर, तो लोग जो है मुगलों का बड़ी तौर पे विरोध कर रहे थे। एक तो ना उनको अपना राजा मानने के लिए तैयार थे, न उनको किसी तरह का टैक्स देना चाह रहे थे। और फिर जब उनके शासक शिवाजी को और दूसरे राज्यों को उन्होंने अपमान किया था, तो उससे भी वो मुगलों के विरोध में थे। इस स्थिति में शिवाजी ने जब मुगल शासन का विरोध करना आरंभ किया, तो स्वाभाविक ढंग से लोगों का समर्थन उन्हें बड़े पैमाने पर मिला। तो अब शिवाजी ने जब मुगलों के खिलाफ मोर्चा खोला, तो उनको काफ़ी समर्थन मिला लोगों से। मराठों में कृषक समुदाय, जो खेती करते हैं लोग, कोली, कुनबी, ये खेती करने वाले लोग, एवं दलित वर्ग, और दलित वर्ग जो है को एक साथ मजबूत सामाजिक गठबंधन में परिवर्तित करने का प्रयास भी शिवाजी ने किया। तो इन सब को एक यूनाइट करने का कोशिश किया शिवाजी ने, कि चाहे वो गरीब हों या अब जो जिनको समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, शोषित वर्ग है, दलित वर्ग है, इन सब को यूनाइट करने की कोशिश किया। इसलिए यह कहा जाता है कि उसका राज्य दक्कन में मुगल विरोध की जन आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो इसीलिए कहा जाता है कि उसका जो उसका शासन था, वो बेसिकली लोगों का जो मुगलों के प्रति भावना था उस पर आधारित था। लोग नफरत करते थे मुगल से, उनको राजा नहीं मानते थे, तो उसने अपने आप को राजा की तरह लोगों के सामने पेश किया। उसका राज्य जन भावनाओं और लोकप्रियता पर आधारित था, और उनका राज्य जो था शिवाजी का, वो लोगों की सेंटिमेंट्स पर बेस्ड था। ठीक है। और
उसकी पॉपुलैरिटी पर आधारित था, तो इसलिए वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते थे जो लोगों के खिलाफ हो, जो लोगों को पसंद ना हो। तो इस तरह का जो है चरित्र था शिवाजी का। ये लोगों की भावनाओं का बड़ा सम्मान करते थे और अपनी लोकप्रियता का ध्यान रखते थे, कोई ऐसा काम नहीं। इसलिए लोग आज भी उनको जो है मतलब अब तो उनको भगवान की तरह ही पूजते हैं, वहाँ के जो है आदिवासी लोग या गरीब लोग। तो शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था, अब हमें यहाँ जो मेन यही है, शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था। उन्होंने एक बहुत ही उत्तम व्यवस्था बनाई थी और उसके बारे में अक्सर हमें पूछा जाता है पीटी में, मेंस में, चाहे तो जीएस में या ऑप्शनल में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, खास करके शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था। देखिए, शिवाजी ने अपने राज्य में जो व्यवस्था अपनाई वह उस क्षेत्र के राज्यों के अनुरूप ही थी। सबसे पहले तो इन्होंने किया कि पहले से जो जिस तरह का व्यवस्था चला रहा था उसको उन्होंने ध्यान में ही रख के सिस्टम, ऐसा नहीं कि उससे बिल्कुल इधर उधर कुछ किया। उसके प्रशासन का केंद्र राजा था। उन्होंने क्या है, प्रशासन में ज़्यादातर शक्तियां जो थी वो राजा के पास रखी। सेंटर जो था गवर्नमेंट का वो था किंग, राजा, रूलर। उसको सहयोग देने के लिए 8 मंत्रियों का एक समूह था। तो उसको सहयोग करने के लिए, अपने कार्य में सहयोग करने के लिए, मदद करने के लिए 8 मंत्रियों का एक समूह था, एक ग्रुप था। इन्हें अष्टप्रधान कहते हैं। तो जैसे आज देखिए कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, उसी तरह उस समय उन्होंने 8 मंत्रियों को रखा था जो राजा की मदद करते थे, उनको अष्टप्रधान कहते थे। तो अष्टप्रधान कई बार पूछा गया है, व्हाट इज अष्टप्रधान। तो अष्टप्रधान, इट वाज अ ग्रुप ऑफ 8 मिनिस्टर्स हु हेल्प्ड एंड एडवाइज्ड द किंग इन परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी। तो इन्हीं को अष्टप्रधान, ठीक है, ये कैबिनेट की तरह समझ लीजिए ये थे। तो इन अष्टप्रधान में कौन कौन मंत्री थे, देखिए सबसे पहले था पेशवा। पेशवा प्रधानमंत्री, प्रशासन और अर्थ विभाग का प्रमुख। तो ये एक तरह से प्रधानमंत्री होता था, यानी कि जो मेन मिनिस्टर होता था। प्रधानमंत्री का मतलब मंत्रियों में प्रधान, यानी कि जो मेन मिनिस्टर होता था। प्रशासन और अर्थ विभाग, और इसके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन भी, प्रशासन भी होता था, और अर्थ विभाग यानी कि इकोनॉमी का भी, यानी फाइनेंस मिनिस्टर, यही कॉमर्स मिनिस्टर यही होता था। राजा के बाद सबसे शक्तिशाली अधिकारी जो लोकहित को ध्यान, तो राजा के बाद सबसे पावरफुल जो है वो पेशवा हुआ करते थे। राजा के बाद जो दूसरा आदमी सबसे पावरफुल था वो था पेशवा। दूसरा फिर है सर ए नौबत। सर ए नौबत कहते थे सेनापति। सेनापति को, सेनापति सेना की नियुक्ति, घोड़ा और अन्य सैनिक साजो सामान की देखरेख करना। तो सरे नौबत जो है सेनापति को बोले, सेनापति की क्या जिम्मेदारी होती थी, सेना की नियुक्ति यानी सैनिकों की नियुक्ति, और घोड़ों और दूसरे जो सैनिक के साज सामान होते हैं उनकी देखरेख करना, देखभाल करना। थर्ड जो पोस्ट है वो है मजूमदार। मजूमदार, तो मजूमदार आज के लेखाकार हुए, जो हम कहते हैं अकाउंटेंट। तो इसका काम राज्य के आय व्यय से जुड़े मामलों का लेखा तैयार करना। तो मजूमदार का क्या काम होता था कि जो भी कुछ जो इनकम हो रहा है या एक्सपेंडिचर हो रहा है सरकार का, उसका हिसाब किताब वो रखता था, उसका लेखा यानी अकाउंट वो तैयार कर रखते थे, उनको वो मजूमदार कहे जाते थे। तो यह हमने 3 देखे, पेशवा जो राजा के बाद सबसे शक्तिशाली था, उसके बाद सरे नौबत जो एक तरह से मिलिट्री का चीफ हेड होता था, उसके बाद मजूमदार जो अकाउंटिंग का हेड होता था, उसके बाद था वाकिया नवीस। तो वाकिया नवीस, नवीस कहते हैं मतलब इंचार्ज, एक तरह से उर्दू वर्ड है नवीस, इंचार्ज। वाकिया मतलब घटना, इंफॉर्मेशन। तो जो इंफॉर्मेशन का हेड था यानी गृह एवं गुप्तचर विभाग। तो इसमें क्या है, वाकिया नवीस के जो है जिम्मा होता था, एक तो गृह विभाग यानी होम मिनिस्ट्री यानी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, और गुप्तचर यानी जासूसों का। तो हाँ,
जासूसी का विभाग भी उसके पास होता था। राज्यों के विरुद्ध होने वाली सभी गतिविधियों का ये विवरण रखता था। तो वो सारा इंफॉर्मेशन मेंटेन रखते थे कि कौन क्या कर रहा है। तो ये हो गया वाकिया नवीस। उसके बाद हो गया शुरू नवीस। ठीक है, तो शुरू नवीस का मतलब हुआ कि जो कोई कम्युनिकेशन जो है करने में राजा को मदद करते थे कि क्या कम्युनिकेट करना है लोगों को या ऑफिसर्स को या किसी को भी। तो राजा को पत्र व्यवहार में मदद करने वाला, तो राजा को वो चिट्ठियों का आंसर करने या चिट्ठियां लिखने में कि किसको क्या आदेश देना है, क्या जवाब देना है, ये सब में मदद करता था। राजा अपने अधिकारियों के साथ संपर्क इसके माध्यम से रखता था। तो राजा उस समय चिट्ठियों के ही माध्यम से सबसे संपर्क रखता था। तो उन चिट्ठियों को लिखने में किसको क्या लिखना है, क्या जवाब देना है, क्या सवाल पूछना है, ये सब में मदद करता था शुरू नवीस। उसके बाद दबीर। दबीर किसको बोले? विदेश मामलों का प्रभारी, जो दूसरे देशों के साथ क्या हो रहा है, हमारे देश का संबंध और उसमें हमें क्या करना चाहिए वगैरह, तो इन मामलों में ये इंचार्ज होता था, विदेश मामलों का प्रभारी। पड़ोसी राज्यों से संबंध बनाने में राजा को सलाह देता था। तो पड़ोसियों के साथ संबंध बनाना है, कितना संबंध कैसे बनाना है, उस सब का भी यही सलाह देता था राजा को। दबीर हो गया। उसके बाद हो गया पंडित राव। पंडित राव कहा जाता था, जो धार्मिक मामलों का प्रभारी यानी इंचार्ज होता था, जो रिलीजियस अफेयर्स देखता था। ये विद्वान एवं अन्य धार्मिक कामों के लिए मिलने वाला अनुदान का यह विवरण रखता था। तो जो भी रिलीजियस फंक्शंस के लिए राजा की ओर से फंड दिया जाता था, राजा की ओर से लोगों को या सामान वगैरह दिया जाता था, उसका वो जिम्मेदारी रखता था, उसका हिसाब किताब रखता था। उसके बाद हो गया 8वां न्यायाधीश शास्त्री। अंतिम जो हो गए न्यायाधीश शास्त्री, तो हिंदू न्याय प्रणाली की व्याख्या करने वाला। तो ये क्या है कि हिंदू न्याय प्रणाली की वहाँ व्याख्या करते थे कि ये सही हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसे किया गया है। तो किसी भी जो है मामले में वो न्याय का फैसला करता था, आज के जज की तरह। तो ये 8 जो थे, जो कि मंत्री थे, जो राजा के काम में मदद करते थे। तो ये 8 हमने अष्टप्रधान को देख लिया। सबसे पहले हो गया हमारा जो है पेशवा। पेशवा के बाद हो गया सरे नौबत। सरे नौबत के बाद हो गया क्या नाम है, क्या था तीसरा, क्या था, तीसरा क्या था जी, मजूमदार। हाँ, अकाउंटेंट, मजूमदार। उसके बाद चौथा हो गया वाकिया नवीस, और 5वां हो गया शुरू नवीस, फिर दबीर, पंडित राव, और फिर न्यायाधीश शास्त्री। तो शिवाजी ने भू राजस्व में प्रमुख नीतियों को अपनाया और जमीन का नए ढंग से सर्वेक्षण कराया तथा करों का निर्धारण उसी के अनुरूप किया। तो इन्होंने क्या किया कि जमीन का फिर से सर्वेक्षण करवाया नए ढंग से, और उसी हिसाब से जो है टैक्स वगैरह जो है डिसाइड किए गए। वंशानुगत जमींदारों को नियंत्रित किया ताकि आय का स्रोत बना रहे। तो जो हेरिडिटरी लैंडलॉर्ड्स होते थे उनको कंट्रोल किया, क्योंकि जो हेरिडिटरी होते थे उनको डर नहीं होता था कि हमें हटा दिया जाएगा या क्या होगा, तो इसलिए वो जो है बहुत ज़्यादा करप्शन में इन्वॉल्व होते थे। तो उनको कंट्रोल किया। उसने अपने क्षेत्र के बाहर पड़ोसी राजाओं पर चौथ और सरदेशमुखी नामक 2 भू राजस्व कर लगाए। तो उन्होंने जो उनके टेरिटरी में नहीं थे, उससे बाहर थे, आज़ाद थे राजा, और जो है तो वो राजाओं पर इन्होंने चौथ और सरदेशमुखी नाम के 2 टैक्स लगाए, जो लैंड पर बेस्ड टैक्स लगता था। अब बगल में देखिए डेफिनेशन दिया हुआ है। चौथ क्या है? तो मराठों द्वारा पड़ोसी राज्यों पर हमला नहीं किए जाने के बदले में लिया गया कर, जो उपज का 25%। चौथ का मतलब 1/4 होता था, और ये एक तरह से प्रोटेक्शन मनी होता था कि हम आप पर हमला नहीं करेंगे, इसका जो है गारंटी के लिए आपको ये पैसा देना होगा कि हम हमला नहीं करेंगे। तो 25% जो है अनाज का वो लोग देते थे इसके लिए। और दूसरा था सरदेशमुखी।
तो मराठों के बड़े जमींदार परिवारों सरदेशमुखों के द्वारा लोगों के हितों की रक्षा के बदले उनसे लिया गया कर, यह उपज का 9 से 10% तक होता था। सरदेशमुखी जो है, सरदेशमुख जो कहते थे होते थे, जो ज़मीनों की रक्षा करते थे, देखभाल करते थे, उनके द्वारा लोगों से टैक्स लिया जाता था। ठीक है, तो वो कहते थे सरदेशमुखी। तो ये राजा नहीं लेता था, बल्कि सरदेशमुख लोग जो है वो लेते थे। तो ये थे जो है, जो उन्होंने नए तरह के टैक्स लगाए अपने क्षेत्र के बाहर के राजाओं पर शिवाजी ने। तो उसके द्वारा बड़े जमींदारों या देशमुखों की शक्ति को तोड़ने की कोशिश अपने राजस्व प्रशासन में किया। तो इन्होंने जो है ये कोशिश भी किया कि इस तरह से जो इन्होंने अपने आप को बहुत शक्तिशाली बना लिया था जमींदार लोगों ने, देशमुख ने, तो उनको उनकी शक्ति को कमज़ोर करने का कोशिश किया कि डायरेक्ट उनसे जो है टैक्स वसूलने लगा राजा। तो इससे उसके अधिकार क्षेत्र में काश्तकारी ज़मीन का विस्तार हुआ। तो उसको जो है, जो एग्रीकल्चरल लैंड काफ़ी मिला, काश्तकारी ज़मीन उसको कहते हैं। इस नीति से छोटे और मझोले किसान तथा ज़मीन मालिकों का उन्हें समर्थन मिला। तो इससे जो है ज़मीन मालिक और भी जो थे छोटे बड़े, वो भी उनको समर्थन करने लग गए, क्योंकि पहले ज़मींदार जागीरदार लोग बहुत ज़्यादा उनसे टैक्स वसूलते थे, अब उतना वसूली नहीं हो रही थी। तो इसलिए इन्होंने शिवाजी को समर्थन दिया। उसने सैन्य प्रशासन को व्यवस्थित किया और जो है सेना के फौज के भी प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने बेहतर बनाया। उसमें उसने नकद वेतन का प्रावधान हुआ। तो इन्होंने क्या किया कि सिपाहियों को, सैनिकों को नकद वेतन देने का अलाउ किया सिस्टम, कि नकद वेतन दिया जाए। क्योंकि पहले क्या है कि उनको जो है वो फसल वगैरह के रूप में ही दान दे दिया जाता था, सैलरी जो है। अब वो फसल को चाहे तो खा के इस्तेमाल करे या उसको बेचे, उसके बदले पैसा ले, जो करे। तो उसकी जगह तो उसमें दिक्कत होती थी कि जब सैनिकों को ज़रूरत होती थी, पता चला तो अनाज रखा हुआ लेकिन पैसा नहीं आया, उसको पैसा चाहिए, तो अब अनाज वो बेचने के लिए ढूंढता फिरता था कि किसको बेचूं, किसको बेचूं। तो इन सब को देखते हुए शिवाजी ने क्या कहा कि अपने सैनिकों के लिए उन्होंने उनको नकद वेतन देने का शुरुआत किया। तो नकद वेतन से काफ़ी अट्रैक्ट हुआ सैनिक, उनके जो है फौज में शामिल रहा। उसका समर्थन छोटे लोगों ने व्यापक ढंग से किया। तो सामान्य लोगों ने जो है उसको बहुत सपोर्ट किया शिवाजी को। पेशवाओं के अधीन मराठा शक्ति का विकास। शिवाजी के मरने के बाद, यानी 1680 ईस्वी में शिवाजी की मौत हो गई थी। तो 1680 में शिवाजी के मरने के बाद औरंगजेब जब तक जीवित रहा, मराठा क्षेत्र पर मुगलों का प्रभाव बना रहा। तो जब तक औरंगजेब जीवित रहा तब तक जो है उस पर, क्षेत्र पर मुगलों का प्रभाव बना रहा। परंतु 1707 ईस्वी के बाद शिवाजी के राज्य क्षेत्र पर चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार का प्रभाव स्थापित हुआ। तो औरंगजेब जब तक रहा तब तक तो मराठा क्षेत्र पर उसका प्रभाव रहा, लेकिन औरंगजेब के मरने के बाद फिर उन क्षेत्रों पर एक चित्पावन ब्राह्मणों के परिवार का प्रभाव स्थापित हुआ। शिवाजी के उत्तराधिकारियों द्वारा उसे पेशवा का पद प्रदान किया गया। तो शिवाजी के जो उत्तराधिकारी थे, संभाजी, साहू जी वगैरह, तो उनको जो उन्होंने इस ब्राह्मण परिवार को, उसके जो थे, उनको पेशवा का पद दिया। उसने पूना को मराठा राज्य का केंद्र बनाया। तो मराठा राज्य का केंद्र जो है पेशवा ने पूना को बनाया। पेशवाओं ने मराठों के नेतृत्व में सफल सैन्य संगठन का विकास किया, जिसके बल पर अपने राज्य का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्रों तक कर लिया।
तो मराठों ने जो है वो मिलिट्री को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया और काफ़ी एक्सपैंड किया मराठा राज्य को। मुगलों के कई परिवर्ती शासक पेशवाओं के प्रभाव में ही कार्य करने को बाध्य हुए। तो मुगलों के जो है कई सारे जो सबऑर्डिनेट थे उनके नीचे में थे, वो सब पेशवाओं के प्रभाव में काम करने को फोर्स हो गए इनके पावर से। पेशवा ने संपूर्ण मराठे राज्य को 5 परिवारों में अलग अलग विभाजित कर शासन की जिम्मेवारी सौंप दी। तो पेशवा ने क्या किया, जो पूरा मराठा स्टेट था उसको 5 परिवारों के जिम्मेदारी में दे दिया अलग अलग। तो इस विभाजन का आधार चौथ और सरदेश मुखी की कुशल वसूली थी। तो ये बांटा गया इस तरह, कहाँ से कौन चौथ वसूलेगा, सरदेश मुखी। तो आपको पता है कि ये क्या क्या थे। तो ये देखिए, पुणे के आसपास का इलाका पेशवाओं के अधीन रहा, पूना एक रहा जो पेशवा के अधीन था। ग्वालियर का इलाका सिंधिया के पास, तो सिंधिया परिवार को जिम्मेदारी दे दी गई ग्वालियर और आसपास के इलाकों का। इंदौर का इलाका होलकर के पास, इंदौर और आसपास के इलाके जो थे वो होलकर परिवार के पास उनका जिम्मा चला गया। विदर्भ का इलाका गायकवाड़ के पास, विदर्भ का जो इलाका था वो गायकवाड़ परिवार के पास। और नागपुर का इलाका भोंसले के अधिकार में रखा गया। नागपुर का इलाका जो था, जो भोंसले यानी शिवाजी का परिवार था भोंसले, उनके अंडर में रखा गया। इन सबों का सैद्धांतिक प्रमुख पेशवा होता था। इन सब का ओवरऑल जो है अगर माने हेड कौन होता था तो पेशवा होता था। इसे मिलाकर मराठा परिसंघ कहा जाता था। हिंदी में इसको मराठा परिसंघ यानी मराठा ग्रुप, अंग्रेजी में मराठा कॉन्फेडरेसी कहते हैं। मराठों की इस व्यवस्था ने पेशवा के अधीन उसे भारत की सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया। तो उस समय सबसे जो पावरफुल स्टेट जो यहाँ हो गया था इंडिया में वो थे मराठा। परंतु उत्तर पश्चिम भारत में अपनी राजनैतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए अफगान सरदार अहमद शाह अब्दाली के साथ 1761 ईस्वी में होने वाली पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार के बाद उसकी शक्ति बहुत कमज़ोर हुई और उसने मराठों के उत्कर्ष पर विराम लगा दिया। पर मराठों में क्या है कि कुछ कमज़ोरियां थी जो है, जिसके चलते वो आगे चल के धीरे धीरे लोग उतना उनको पसंद नहीं करने लगे। और फिर इनका लड़ाई हुआ जब अहमद शाह अब्दाली के साथ, तो पानीपत की तीसरी लड़ाई में जो है इनकी हार हुई और पूरी तरह टूट गए वहाँ से मराठा जो है। तो इस तरह तुरंत जो है राज्य मराठों का काफ़ी बड़ा पावरफुल डेवलप हुआ और फिर तुरंत जो है एकाएक बहुत कमज़ोर होके बिखर गया जो है। उसके बाद है जाट राज्य। तो जाटों का आप नाम जानते हैं, उत्तर पश्चिम भारत में उत्तर प्रदेश के और हरियाणा इन सब क्षेत्र में जो किसान समुदाय होता है उसको जाट कहते हैं। देखिए, मराठों के समान ही जाट नामक एक कृषक सामाजिक समूह ने 17वीं 18वीं शताब्दी में मुगलों से संघर्ष के बाद अपना स्वायत्त राज्य कायम किया, जिसका केंद्र पश्चिम राजस्थान था। तो एक ऐसा खेती करने वाला जो है समाज लोग जो थे, ग्रुप जो था, उसने जो है मुगलों से संघर्ष करने के बाद अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट डेवलप किया जो वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान जिसका सेंटर था। औरंगजेब के विरुद्ध सबसे शक्तिशाली और प्रथम कृषक विद्रोह इन्हीं लोगों का था। फर्स्ट जो पेजेंट रिवोल्ट हुआ था मुगलों के खिलाफ वो इन्होंने किया था, जाट राज। इस वर्ग में अधिकांश काश्तकार थे, ज़्यादातर लोग इसमें किसान ही होते थे। आज भी किसान खेती बाड़ी करते हैं जाट जो हैं। तो इनके बीच भाईचारा और न्याय की मजबूत भावना के कारण आपस में जुड़ाव था। तो जाटों में जो है वो भाईचारे की भावना बड़ी मजबूत होती है और न्याय की भावना बहुत होती है, इसके कारण इनका आपस में जुड़ाव था। वैसे तो जाटों का विद्रोह जमींदारों के नेतृत्व में होने वाला कृषक विद्रोह था, लेकिन इसके आधार पर 1680 तक इनका प्रभाव दिल्ली और आगरा के क्षेत्रों में स्थापित हुआ। तो ये जो जाटों के जो जमींदार होते थे उनके जो लीडरशिप में लोग लड़ते थे
और दिल्ली और आगरा तक क्षेत्र में अपना पावर स्थापित किए, इन्फ्लुएंस किए। इस प्रभाव का परिणाम था भरतपुर में चूड़ामन और बदन सिंह के नेतृत्व में स्थापित जाट राज्य। तो इन्होंने राजस्थान के भरतपुर में जो है जाट राज्य स्थापित किया और जिसमें कि लीडर थे चूड़ामन और बदन सिंह। इसका पूर्ण विकास सूरजमल के नेतृत्व में, तो वहाँ एक राजा सूरजमल हुए जाटों के, तो वो राजा सूरजमल के लीडरशिप में जो है पूरा जाट राज्य स्टैब्लिश हुआ। भरतपुर में लीडर थे चूड़ामन और बदन सिंह। तो राजा सूरजमल ये बड़े इम्पोर्टेंट जाट राजा थे। तो आपको पूछा जा सकता है कि सूरजमल किस समूह में था, तो जाट राजा थे। उसके बाद देखिए सिख राज्य आता है। चलिए थोड़ा हमने पढ़ाया, थोड़ा देख लेते हैं। तो पिछले अध्याय में आपने देखा होगा कि 15वीं शताब्दी में सिख धर्म को गुरु नानक ने स्थापित किया। सिख धर्म गुरु नानक ने स्थापित किया, जो आरंभ में जाट किसानों और छोटी जातियों के बीच फैला। तो ये जो थे, इनकी बातों को मानने वाले पहले जो थे वो जाट किसान या छोटी जाति के लोग थे। 17वीं शताब्दी से सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में भी अपने आप को संगठित करने लगे। धीरे धीरे ये लोग भी अपने आप को एक पॉलिटिकल, एक अलग स्टेट के रूप में स्टैब्लिश करने लग गए। अपने आखिरी गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में सिखों ने अपने को धार्मिक और राजनीतिक दोनों रूपों में संगठित करने का प्रयास किया। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे, जो एक धार्मिक व्यक्ति भी थे, लेकिन साथ ही साथ वो राजनीति में भी और लड़ाई वगैरह भी करते थे। गुरु गोविंद सिंह के मृत्यु के बाद गुरु की परंपरा खत्म हो गई। तो मैंने बताया था आपको कि गुरु गोविंद सिंह ने अंतिम गुरु वही थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब कोई आदमी गुरु नहीं होगा, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब जो रखे हुए अकाल तख्त उसको कहते हैं, वही अब हमेशा गुरु होंगे। तो सिखों का नेतृत्व उनके विश्वासी शिष्य बंदा सिंह या बंदा बहादुर के हाथ में आया। उसके बाद जो है गुरु गोविंद सिंह के बाद उनके जो बहादुर चेले थे बंदा बहादुर, उन्होंने लीड किया सिखों को कुछ समय। उसने मुगलों के साथ 8 साल तक संघर्ष किया, लेकिन राज्य निर्माण में वह सफल नहीं हो सका। तो उसने मुगलों से 8 साल तक वो लड़ाई लड़ता रहा, लेकिन उसके बावजूद वो सिखों को अलग स्टेट नहीं दिला पाया। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों के कारण सिखों के प्रभाव वाले क्षेत्र पंजाब के प्रशासन में अव्यवस्था आई। तो जब उधर से नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली आके अटैक किए, तो उससे सिखों का जो क्षेत्र था उनके वहाँ जो है पूरी तरह अव्यवस्था, केओस हो गया। अब्दाली के वापस लौटने पर सिखों ने पंजाब क्षेत्र में राजनीतिक रिक्तता को भरना शुरू किया। तो अब कुछ समय बाद जब अब्दाली वापस लौट गया अफगानिस्तान की तरफ, तो सिखों ने पंजाब में अपने राजनीतिक, यानी कि जो वहाँ एक खालीपन आ गया था, लोग छोड़ के इधर उधर चले गए थे, अब उन्होंने अपने आप को वहाँ स्थापित कर लिया। उन्होंने पहले अपने को जत्थों में, फिर मिसलों में संगठित किया, और फिर पहले जो जत्थे होते थे उनके ग्रुप्स होते हैं, जत्थे उनको कहे जाते हैं। तो उनने पहले अपने आप को जत्थों में शामिल किया, और फिर जो उनके मिसल होते थे, यानी कि एक तरह से बड़े पॉलिटिकल फैमिलीज होते थे, मिसल ऑर्गेनाइजेशंस होते थे। पूरा सिख स्टेट मिसलों में बटा हुआ था। तो इस तरह के 12 मिसल या संघ थे, ग्रुप्स थे, जो पंजाब के विभिन्न भागों में प्रभावशाली थे। तो 12 मिसल ऐसे जो है वो एक्टिव थे पूरे पंजाब में। ये मिसल समानता के आधार पर एक दूसरे को सहयोग करते थे। तो ये मिसल जो थे एक दूसरे को सहयोग करते थे, कभी आपस में नहीं भी करते थे। तो इस तरह के एक संघ के प्रमुख रणजीत सिंह के नेतृत्व में सिखों ने
तो महाराजा रंजीत सिंह का नाम आपने सुना, तो रंजीत सिंह जो सुखचकिया मिसल से थे, मैंने लिखाया था आपको, इन्होंने जो है सभी मिसलों को यूनाइट किया और एक मजबूत सिख स्टेट इस्टेब्लिश किया, राजा रंजीत सिंह ने। चलिए, इससे चैप्टर ख़त्म हो गया, थ्योरी है वो उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। मेनली इसमें था आपको जो पढ़ने का था, कुछ नाम याद रखने थे, ठीक है। राजा रंजीत सिंह, सूरजमल, चूड़ामन जाट, और आपका जो है मराठों का पूरा जो है व्यवस्था, पेशवाओं का, शिवाजी का जो अष्टप्रधान थे, और हैदराबाद अवध ये सब का किसने इस्टेब्लिश किया, यही सब। बाकी आप इसका जो है मॉडर्न इंडिया में पढ़ चुके हैं। तो मिडिवल इंडिया का इस तरह से हमारा जो है स्टडी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब इसमें आपको मैंने शायद NCERT की एक बुक भेजी होगी 7th क्लास की, तो उसको आप जो है थोड़ा देख लेंगे, उसमें से क्वेश्चंस वगैरह देख लेंगे, और उसमें से जो टॉपिक्स मैंने कहा है उसमें देख लीजिएगा नोट्स बनाने में। उसमें अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है मटेरियल तो या इंग्लिश में वो मिल जाएगा रेडीमेड आपको लिखने के लिए, मैंने भेज ही दिया था आपको 7th क्लास का जो है, तो उससे मिला के अपना नोट्स वगैरह बना लेंगे जो है मिडिवल इंडिया का। तो मिडिवल इंडिया का ये आपको लगभग ख़त्म हो गया जो है। अब क्वेश्चन बैंक वगैरह डिटेल में आप करिए उसको प्रैक्टिस, उसमें जो भी कुछ नया फैक्ट्स वगैरह मिलता है, कुछ अगर नया चीज़ क्वेश्चन में आता है तो आप हमसे क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिडिवल इंडिया हमारा ख़त्म हो गया जो है, जो भी उसमें इम्पोर्टेंट था पढ़ने का, चाहे वो पीटी के हिसाब से या मेंस के हिसाब से हमने देख लिया। अब थोड़ा उसमें हम लोग क्वेश्चंस को देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस थोड़ा देख लेंगे कि उस हिसाब से जो कुछ अगर कुछ आ रहा है एक्स्ट्रा, उसको हम देख लेंगे एक नज़र जो है, तो उसको हम करा देंगे। बाकी थ्योरी आपका मिडिवल इंडिया का कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब इसमें आप क्वेश्चंस को, मैंने कहा पहले तो आप करेंगे जो आपको बुक दिया था 7th वाला NCERT का, उससे आप मिला के जो भी मैंने टॉपिक्स बोले हैं उसको आप नोट वगैरह कर लेंगे, जो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हैं उनमें। जो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट मैंने बताया, जैसे शिवाजी का अष्टप्रधान हो गया है ना, शिवाजी का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आ जाता है, या मराठों के बारे में आ जाता है जो है, मराठों का क्यों कैसे राइज और फॉल हुआ, ठीक है। तो बाकी तो पीटी का है तो वो तो आप जो है वो फैक्ट्स खाली है बाकी, लेकिन मेंस के लिए जो है जो नोट्स वगैरह हैं तो उसको आप मिला के तैयार कर लेंगे। और क्वेश्चंस जो है जितना डिटेल ऑब्जेक्टिव देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक से, तो मैंने आपको दिया हुआ है ही वो क्वेश्चन बैंक, मेंस का भी दिया हुआ है और पीटी का भी दिया हुआ है, उसको प्रैक्टिस कर लेंगे। कल इसके बाद देखते हैं, हम लोग का ये था बचा हुआ हिस्ट्री का। अब इसके बाद थोड़ा सा हमको लगता है वर्ल्ड हिस्ट्री का जो ऑप्शनल में आता है, क्योंकि वो तो थोड़ा सा वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको थोड़ा सा कराना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब बहुत हल्का फुल देखते हैं हम। हाँ हाँ, मतलब थोड़ा सा जो बहुत इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं जो कि अक्सर पूछी जाती हैं या जानना ज़रूरी हैं, तो क्योंकि वो बाकी जगह भी जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ें जो है ना, या रेनेसां हो गया, ठीक है, जो वैसे भी आपको मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये सब चीज़ें, तो मैं देख लेता हूँ क्या कराना है, उस हिसाब से आपको बता दूंगा जो है कल क्या कराना है, ठीक है। दिन में या शाम में आपको हम बता देते हैं क्या करना होगा आगे जो। तो अभी खैर फिलहाल आप अभी क्वेश्चंस अभी प्रैक्टिस कीजिए अभी कुछ दिन, अभी जो है आप अभी क्वेश्चंस उसका डिटेल सारा उसको करिए चैप्टर वाइज, और कहीं कोई दिक्कत आता है या अगर कुछ लगता है कि सर नहीं हुआ है तो उसको आप बता के पहले कर लीजिए। दूसरे में बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा यहाँ क्वेश्चंस देख लेंगे, है ना। क्वेश्चंस जो है ऑप्शनल का भी, पीटी का भी और मेंस का भी, जीएस वगैरह का देख लेंगे, उसके बाद ही हम लोग उधर स्विच करेंगे।
तो पहले अभी आप क्वेश्चन बैंक अब इससे जुड़ा हुआ अच्छे से देख लीजिए। पीटी का, हाँ यहीं है, रखा हुआ है, ठीक बात कर रहे हैं, यहीं रखा हुआ है। ठीक है, तो वो आप क्वेश्चन बैंक जो है आपको मैंने आपका जो सेट है यहाँ जी है, जी जी है यहाँ पर। तो क्वेश्चन बैंक आप मेंस का भी थोड़ा सा देख लेंगे जो मैंने आपको भेजा था, और जो ये प्रीवियस ईयर ऐसे भी आपको क्वेश्चन बैंक जो भेजा है उन सबको टॉपिक वाइज आप उसको देख लीजिए अभी। ठीक है, 1-2 दिन हम लोग क्वेश्चन ही पहले देखेंगे तब दूसरे टॉपिक पर जाएंगे मुझे लगता है। ठीक है, मैं भी देख लेता हूँ एक नज़र क्वेश्चंस को। ठीक है फिर, ओके।